नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष सेमवाल और आप देख रहे हैं रियल टॉक विद सुभाष सेमवाल, जहां बात होती है सच्ची, सीधी और ज़मीनी। आज का जो पॉडकास्ट टॉपिक रहेगा वो है भारत की राजनीति। इसमें हम चर्चा करेंगे राज्य की राजनीति बनाम केंद्र की राजनीति पे, दक्षिण बनाम उत्तर भारत और की राजनीति और राजनीति सोच के बारे में, और इसके साथ ही स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी स्क्रिप्ट के, सीधी बात, रियल टॉक विद सुभाष सिंह। तो पहला सेगमेंट जिस पर हम बात करने वाले हैं वो रहेगा राज्य बनाम केंद्र की राजनीति। इसमें जैसे हम लोग चर्चा करेंगे, ये हमारे साथ शाश्वत भाई हैं, निखिल नेगी जी हैं। आपस में हम जो डिफरेंट टॉपिक्स उठेंगे उन पर हम आपस में चर्चा करते रहेंगे, जो पॉडकास्ट में रियल टॉक होता ही है। इसमें भारत जैसे संघीय ढांचे में हमेशा खींचतान रहती है। आपको लोगों को पता ही है, जैसे लोगों को ये सोचे कि राज्यों को अधिकार ज़्यादा दिए जाते हैं तो केंद्र सरकार उन पर नियंत्रण रख सकती है। एक तरफ केंद्र सरकार की नीतियां हैं, एक तरफ राज्य सरकार की हैं, दूसरी तरफ जो हमारे राज्य सरकार है उनके वो स्थानीय मुद्दों पे काम करती है, और तो केंद्र सरकार है जो पूरे वो नेशनल लेवल पे स्कीमों पे ध्यान देती है या तरक्की की तरफ देखती है। तो इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे। शाश्वत भाई से पूछना चाहूँगा कि कैसे हम लोग इन चीज़ों को डिफर करके दोनों चीज़ों को कैसे लेके चल सकते हैं, या अलग अलग ही चलना ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, इन दोनों में राजनीति के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जैसे भारत एक फेडरल स्टेट है जो कहते हैं संघवाद। तो फेडरलिज्म में ये होता है कि आप स्टेट और जो केंद्रीय सरकार होती है उनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। अमेरिका भी एक फेडरल स्टेट है, पाकिस्तान फेडरल स्टेट है, जर्मनी फेडरल स्टेट है। तो फेडरलिज्म में हर जगह, हर देश में यही होता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में खींचतान होती है। अमेरिका में भी होता है, वहां अलग अलग स्टेट हैं। तो कुछ स्टेट्स में जैसे अबॉर्शन बैन है, अच्छा, जो अबॉर्शन होता है यूएस में बैन है। कुछ जो स्टेट है वहाँ रिपब्लिकन पार्टी है, जो प्रो क्रिश्चियन वाली जो ट्रेडिशनल वैल्यू है, तो वो बैन है। लेकिन वहाँ की सेंट्रल जो अभी जो बाइडेन जिससे पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अलाउ कर रखा था कि अबॉर्शन कर सकते हैं। तो वहां भी कुछ स्टेट में चलता है, कुछ में नहीं चलता। तो वही चीज भारत में भी है कि आप फेडरलिज्म है। कुछ जैसे हम देखते हैं कि कई राज्यों में मोदी सरकार की जो केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं वो लागू नहीं होती। हमने देखा है, जैसे पश्चिम बंगाल है, हाँ, या केरल है। केरल ने भी एक कोई शिक्षक से कोई रिलेटेड कोई स्कीम थी, उसको लागू नहीं किया था। उन्होंने बोला नहीं, ये हमारे स्टेट में लागू नहीं होगी। लेकिन फिर उनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी कि नहीं भाई, आपको फेडरलिज्म का पालन करना पड़ेगा, ये संवैधानिक चीज है। तो फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म माने होता है संघवाद। अच्छा। इसमें क्या होता है कि किसी कंट्री के अंदर जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, जैसे स्टेट की और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके बीच में पावर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। इंडिया में फेडरलिज्म क्या है कि थोड़ा सा केंद्र के पास ज्यादा ताकत है। अगर आप देखें, हाँ, तो जैसे केंद्र के पास हम आर्मी देखते हैं, आर्मी केंद्र की है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ये आर्मी केंद्र की है। क्योंकि स्टेट में फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, लेकिन वो कोई कार्यगर नहीं, जीएसटी तो केंद्र का ही होगा। ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो भारत में फेडरलिज्म में जो केंद्र सरकार है उसके पास थोड़ा ज्यादा ताकत है। तो ये संवैधानिक चीज है, ये कोई गलत चीज नहीं है। जो संविधान का ये ढांचा ऐसा बना है, तो उसमें पार्टी मतलब कि राज्यों को वो चीजें लागू करनी पड़ेंगी। जैसे हमने देखा सीए का अभी एक्ट आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि पाकिस्तान या आसपास के जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के देश है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहां से जो शरणार्थी आएंगे जो कि नॉन मुस्लिम्स होंगे, वो भारत में उनको नागरिकता मिलेगी। एक नेचुरल चीज भी है कि जो पाकिस्तान में जो हिंदू रहेगा वो कहाँ जाएगा? भारत तो जाएगा, क्योंकि भारत में हिंदू ज्यादा है, और दूसरे इस्लामिक देश तो जाएगा नहीं। तो उसमें फिर कई सरकारों ने, रीजनल गवर्नमेंट्स ने, जैसे ममता बनर्जी हो गई या साउथ के कुछ स्टेटों ने मना किया, नहीं हम इसको लागू नहीं करेंगे, हमारे जो राज्य में कोई आएगा उनको नागरिकता नहीं देंगे। लेकिन फिर केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, तुम्हें करना पड़ेगा लागू, क्योंकि फेडरलिज्म का बात है। अच्छा। ये चीज जो खींचतान होती है, ये जो आपको क्वेश्चन है इस चीज को बताता है। जैसे ममता बनर्जी भी कई बार करती है कि हम ये लागू नहीं करेंगे, वो लागू नहीं करेंगे। अरे कैसे नहीं करोगे लागू? केंद्र सरकार का वो है। क्यों केंद्र सरकार का पावर होती है कि अब राष्ट्रपति शासन लगाती है कि नहीं लगाती है राज्यों में? क्योंकि पावर है ना उनके पास। तो पावर से बंधे हुए हैं। संविधान जो सुप्रीम किताब है भारत की, जो किताब है लॉ लगाने वाली, जो लॉ है जिसमें इंप्लीमेंट की करती है, वो संविधान है, उसमें लिखा है। तो ये खींचतान चलती रहती है, ना केवल भारत में बल्कि उन देशों में जहां फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म के अपोजिट जो दूसरी गवर्नमेंट होती है, जो दूसरा तरीका होता है, वो होता है यूनिटरी स्टेट। यूनिटरी स्टेट मतलब जहां एक ही गवर्नमेंट चलाती है, जैसे चाइना है, वो फेडरल स्टेट नहीं, यूनिटरी स्टेट है। उसमें क्या होगा कि केंद्र सरकार जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वही हर राज्यों को चलाती है। वहाँ के जो प्रांत होते हैं ना, उनके पास कोई पावर नहीं होती कि अपने फैसले ले सके।
तो फेडरलिज्म का अपोजिट यूनिट स्टेट होता है। तो भारत में फेडरलिज्म है, जैसे अमेरिका में है, जर्मनी में है, पाकिस्तान में भी है। तो फेडरलिज्म में कुछ को हम स्टेट्स बोलते हैं, तो पाकिस्तान को हम प्रोविंस बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, लेकिन मतलब वही होता है। तो खींचातानी चलती रहती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें में जैसे आप फर्क बताया शाश्वत भाई ने, एक चीज तो है ही, जैसे कुछ हमारे यहाँ स्टेट्स हैं जिनकी वजह से केंद्र सरकार की भी राजनीति इन्फ्लुएंस होती है। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो इसके बारे में निखिल भाई कुछ बताओ, आपकी कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है, राज्य सरकार कैसे इंपॉर्टेंस रखती है केंद्र की राजनीति में? सर मेरे हिसाब से स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट होती है वो इसलिए ज्यादा इम्पैक्ट करती है क्योंकि जैसे अभी हमने देखा हुआ है कि सबसे ज्यादा लोक सीट्स जो है, लोकसभा की सीट्स है वो उत्तर प्रदेश से है, 80 सीट्स है, फिर महाराष्ट्र में, फिर वेस्ट बंगाल में। तो यानी कि इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, और जब इनकी सीट्स लोकसभा में ज्यादा रहेंगी तो ऑब्वियसली है कि इनके पास ज्यादा पावर है किसी भी बिल को पास करने के लिए, मतलब क्या देश में चुनना है क्या नहीं चुनना, कौन सा बिल पास करना है, कौन सा लॉ सही है गलत है। और प्राइम मिनिस्टर के लिए नेता चुनना, हाँ, जो मुख्य नेता चुनना, तो फिर वो हेल्प हो जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर के जितने भी डिसीजन लेने भी इनकी भी सहमति चाहिए, तो एक तरह से इम्पैक्ट करेगा क्योंकि सारे जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो ज्यादातर यूपी से ही रहे हैं, यूपी बैकग्राउंड के हमने देखा है। तो इसमें काफी फर्क पड़ता है। जैसे अभी बिहार चुनाव भी है तो बिहार भी काफी एक वो रखता है, मान्य रखता है इसमें। जैसे अभी मोदी जी है, वो मोदी जी क्या, वो तो गवर्नमेंट की बात है, जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल में होगी तो वो ऐसे ही मार्केटिंग भी करते हैं, मार्केटिंग बोले या फिर प्रचार अपनी पार्टी का, कि जिस स्टेट में उनका वो हो रहा है उस स्टेट के उसमें चले जाएंगे। जैसे अभी बिहार में है चुनाव, तो जैसे अभी हमने न्यूज में देखा था मैंने तो कि जैसे बिहार के चुनाव है तो बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या होता है, छठ पूजा होती है। तो अभी न्यूज में ऐसे आ रहा था कि छठ पूजा मनाने के लिए जो मोदी जी हैं वो यमुना नदी में जाएंगे, वहां वहीं पे नदी में पूजा होती है। तो अब उन्होंने क्या किया कि यमुना नदी तो बहुत गंदी है, तो उन्होंने उनके लिए स्पेसिफिकली एक पॉन्ड बना दिया साफ पानी का, जो काफी टाइम से चलता आ रहा है, और ताकि एक वो दिख जाए। इससे क्या होगा, दिल्ली की छवि भी सुधर जाएगी कि दिल्ली वालों ने यमुना नदी को साफ कर दिया, इतना इसमें प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, एक्चुअल में काम हुआ है, पर जो कि कुछ है नहीं। वो सिर्फ वो सिलेक्टेड पानी लेके आए, बड़े बड़े पाइप लगाए गए हैं, तो छोटा सा एक पॉन्ड बनाया नदी से काट के, ताकि ऐसा दिखाया जा सके। उसमें क्या होगा कि एक तो दिल्ली की छवि भी सुधर गई कि हाँ भाई यमुना नदी में काम हुआ है, और दूसरा ये भी होगा कि वोट बैंक भी खींच लिया बिहारियों का, बिहार मतलब बिहार के लोगों का, कि हाँ भाई मोदी जी छठ पूजा मना रहे हैं। तो उससे क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। जब उन्होंने देखा है कि हाँ यार मोदी जी हमारे छठ पूजा सेलिब्रेट करे, तो वोट में काफी असर पड़ता है। जैसे हम देखते हैं मोदी जी उत्तराखंड में गए थे तो यहाँ की गढ़वाली लैंग्वेज बोलने लगे, तो लोगों को क्या चाहिए, अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, थोड़ा कनेक्टिविटी, हाँ, थोड़ा लोग कनेक्टिविटी फील करें, तो ये तो करते हैं राजनीति वाले। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मतलब ये मेरा ये कहना है कि बिहार चुनाव का जो अभी जो 2025 में बिहार चुनाव है, इसका हमारे राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? हाँ, जैसे आप बिल्कुल जैसे आपने कहा सर कि बिहार चुनाव का क्या असर पड़ेगा केंद्र सरकार में, मतलब केंद्रीय राजनीति में। तो बिहार और यूपी ये हिंदी हार्टलैंड की मेन जगह है। हिंदी हार्टलैंड जब हम बोलते हैं जहां हिंदी बोली जाती है, तो भारत में हिंदी हार्टलैंड या हिंदी राज्य भाषाएं सब ज्यादा बोली जाती हैं, या वो पता होना चाहिए। और हिंदी, बीजेपी को ट्रेडिशनली हिंदी हार्टलैंड की पार्टी बोला जाता था, इसलिए ये वजह है कि केंद्र दक्षिण भारत में बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई। क्यों? क्योंकि वहां हिंदुत्व उनका उतना नहीं चलता, रीजनल लैंग्वेज का चलता है। जैसे तमिलनाडु में डीएमके है, केरल में सीपीआईएम है, कर्नाटक को छोड़ के वहां बीजेपी की सरकार बनती है। बाकी आप तेलंगाना लगाओ या आंध्र प्रदेश लगाओ तो वहां भी रीजनल पार्टी चलती है, जैसे टीडीपी हो गई। तो क्योंकि वो हिंदी हार्टलैंड की वो है, तो बिहार भी एक हिंदी हार्टलैंड का मेन जगह है। बिहार का जो इतिहास रहा है बहुत ही गौरवशाली रहा है। हमने जैसे देखा कि वहां से जो है कई बुद्धिज्म की स्तूपा हैं, कई तीर्थंकरों का जन्म वहीं हुआ है, और नालंदा यूनिवर्सिटी जो आपकी वहीं थी, बिहार में थी। और जो पाटलिपुत्र था, महाजनपद था, जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, 16 महाजनपद हुए हैं, वो सब बिहार में हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, चाहे आर्यभट्ट हो गया, सब बिहारी थे। लेकिन आज जब बिहार की हम कंडीशन देखते हैं कि सबसे गरीब राज्य है भारत का, तो वो भी सब राजनीति के उसके मतलब वहां की जो कमान जिसके पास थी उन्होंने उसको बिगाड़ा। तो बिहार की राजनीति, जैसे 2025 में चुनाव है, तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां जातिवाद की राजनीति सबसे ज्यादा चलती है। बिहार में अगर आप देखें तो राजनीति के दो पहलू होते हैं। एक जातिवाद की राजनीति है, उसमें आप पिछड़ा बनाम अगड़ा होता है। अगड़ा बने फॉरवर्ड कास्ट है, अब पिछड़ा बने पिछड़ी कास्ट है, जिसमें दलित, महादलित, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट और जो मुस्लिम फैक्टर्स आता है। उसके अपोजिट में कौन होता है? अपर कास्ट होती है, जैसे ब्राह्मण, ठाकुर। और बिहार में एक जात होती है भूमिहार, जिनके साथ लैंड ओनिंग होती है। इनकी राजनीति और कायस्थ, इनकी राजनीति चलती है। तो बिहार में हमने देखा कि जैसे लालू प्रसाद यादव जी का जो समय था वो काफी जंगल राज वाला समय था। हमने देखते लालटेन वाली सरकार जो होती थी 90 के दशक में, तो
उसने बिहार, एक्चुअली में वही एक टर्निंग पॉइंट था। कई बिहारी लोगों से हम बात करते हैं या हम देखते हैं तो उन्होंने, उनका कहना ये है कि उन्हीं के समय से ही जो है बिहार की दशा ये हुई। अगर आप आज देखो, बिहार सबसे गरीब राज्य है, वहाँ के जितने भी लोग हैं सब इंटर स्टेट में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, माइग्रेंट लेबरर है, पर दिहाड़ी करने नीतीश जाते हैं। कुमार के राज में थोड़ा डेवलप हुआ है बिहार। आपका कहना ये कि नीतीश कुमार के राज्य में डेवलप हुआ है, तो ये बात सही है। नीतीश कुमार जी 2005 से लेकर आज तक कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। पिछले 20 साल से वही वहाँ बिहार के सीएम है, ये फैक्ट है। हाँ। लेकिन उनकी मेन बात ये है कि उनको क्या कहा जाता है कि वो गिरगिट है। देखो ये कहना सही नहीं है। उन्होंने कई बार सच्ची बात है, चेंज किया है पाला। वो एनडीए में 2005 से लेके एनडीए में थे 2014 तक। 2014 में जब मोदी जी को पीएम कैंडिडेट बनाया गया तो एकदम एंटी हो गए। वो एंटी हो गए। उन्होंने कहा नहीं, ये मोदी जी गुजरात से, हम इनको नहीं वो करेंगे, क्योंकि पहले उससे पहले राजनीति जो केंद्र की राजनाथ सिंह इनके अंडर भी था ना, वो पर्सनल था, वो खुद पीएम पद के लिए जाना। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि एनडीए उनको अप्रोच कर हाँ, बिल्कुल सर, उनकी नाराजगी हुई वही वजह से। आपकी राजनीतिक पहुंच बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही कहा आपने। 2014 में तो वो हट गए थे वहां से, फिर वो 2017 में एनडीए में आए, 17 से 22 तक, फिर वो 22 में वहां चले गए आरजेडी के साथ। तो वो अपनी सीट के लालच में, फिर वो ये ना हो कि सीएम भी कभी चला जाए। हाँ, फिर वो पिछले साल 24 में जब लोकसभा चुनाव थे, उससे पहले वो भाजपा मतलब एनडीए में आ गए। तो उनको ये कहा जाता है दल बदलू। लेकिन कोई भी कंडीशन हो, एक मीम भी बनती है कि साला वोट कोई किसी को देता है, सीएम वही रहते हैं हर बार, क्योंकि वो पार्टी वो अलायंस बदल लेते हैं। अगर वो तीसरे अलायंस में भी जाएंगे फ्यूचर में, एक बात है, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो कुर्सी नहीं छोड़ते, तो सीएम वही रहेंगे। ये भी फैक्ट है। तो ये चलो, ये तो राजनीति का अपना, राजनीति जिसको बोलते हैं उनका अपना मसला है। लेकिन हम जैसे देखते हैं कि राज्यों में बिहार की जो राजनीति है वो जातिवादी राजनीति रही है, उसका इन्फ्लुएंस केंद्र की सरकार में ये रहता है। आज के समय 2025 में ये है कि भी भाजपा के साथ, क्योंकि हम पिछले साल भाजपा की सीटें बहुत कम आई थी, 299 आई थी मेरे ख्याल से, वो उस अप्रोच को भी क्रॉस नहीं कर पाई जिससे वो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना सके बिना किसी के समर्थन से। तो इसलिए वो अभी एनडीए में सबसे ज्यादा उनको समर्थन किसका है? मेरे ख्याल से जेडीयू का, जिसकी 20 सांसद है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस साल उनको जो नीतीश कुमार को रखना जरूरी है, वो तो रख रहे हैं अपने साथ, क्योंकि उनका एक केंद्र में उनकी सरकार का हुआ है। और ये असर है कि केंद्र अगर वो बढ़िया जीतते हैं, अभी चुनाव जब रिजल्ट होगा तो नीतीश कुमार उनके साथ रहेंगे और केंद्र में सरकार रहेगी बीजेपी की, क्योंकि उनके वोट कम आए थे। जहां तक मैं समझूं, मेरे हिसाब से भी यही है कि अगर बिहार की राजनीति इसलिए केंद्र सरकार को इन्फ्लुएंस करेगी, क्योंकि अगर बिहार की जो अभी पार्टी है, जैसे नीतीश कुमार जी की है, तो केंद्र में जो भी सरकार होगी उनके वोट बैंक पे असर इसलिए पड़ेगा, क्योंकि अगर एमपी ऊपर नीचे जिसके हो रहे होंगे, जिसकी सरकार बन रही होगी, नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे। इसलिए बिहार की ये बात भी है, क्योंकि सपोर्टिव उनका अभी केंद्र में उन्हीं के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। भाजपा तो कर ही नहीं पाई थी उतना क्रॉस अपना मार पिछले साल, इनका बोगल ब्लंडर हुआ। ठीक है, तो बिहार का इन्फ्लुएंस है। अब हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हो गए और स्थानीय मुद्दे हो गए, दोनों में काफी डिफरेंस रहता है। अब जो हमारी आम जनता है उसका वोट किस तरीके से डिपेंड करता है, किन चीज़ों की तरफ लोग अपनी सोच के हिसाब से वोट देते हैं, और इस तरीके से हम जो हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसमें उनको ध्यान में रखते हैं लोग, या जो स्थानीय लोग हैं वो स्थानीय अपने स्टेट के मुद्दों पर ही ध्यान देते हैं। इसके बारे में थोड़ा निखिल भाई आप बताओ। तो जैसे स्थानीय मुद्दे और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो दोनों काफी अलग अलग हैं। जैसे हर स्टेट का अपना अपना एक एजेंडा होता है, या फिर कोई एक टॉपिक होता है। हम उत्तराखंड के हैं तो हमारा मेन टॉपिक क्या है, या फिर जैसे क्या है, भू कानून है। तो सरकार इसको लेके, अगर कोई सरकार आती है, दावा करती है कि हम स्ट्रॉन्ग भू कानून लाएंगे, जो अधिकार है हम सबको दिलाएंगे, या हमें विश्वास दिलाती है कि हमारी सरकार आपके लिए ये करेगी, या फिर हमने ऐसे नियम बनाए हैं कि जो जिससे भू कानून मजबूत हो, जो पहाड़ के लोगों को उनका हक मिले, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ के लोग उस पर ज्यादा बिलीव करेंगे। तो वो उनका एक वोट बैंक खींचने का तरीका है कि उन मुद्दों को छेड़ना, उन मुद्दों पे बात करना, लोगों को विश्वास दिलाना कि हम आपकी इन नीड्स को फुलफिल करेंगे। तो एक स्टेट का वो हो गया। जैसे उत्तराखंड का दूसरा मुद्दा क्या होगा, डिजास्टर हो गया। यहाँ इतने सारे नेचुरल डिजास्टर होते रहते हैं, लैंडस्लाइड हो गई, बादल फट गया, तो और कोई सरकार बोलेगी कि हाँ भाई हम इसके लिए ये काम करेंगे, हमने पहले से ये प्लानिंग करी हुई है, तो लोगों का इसमें एक विश्वास आ जाता है कि हाँ यार ये सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, तो लोगों का उस तरफ झुकाव आ जाएगा उस सरकार की तरफ, और ऑब्वियसली है कि वो वोट लेना चाहेगी। अब जैसे राष्ट्रीय मुद्दा ये होगा कि जैसे अभी बीजेपी की है, तो उनका राष्ट्रीय मुद्दा जो मुझे मेन लगता है पर्सनली कि उनका धर्म के ऊपर है, सनातन धर्म के ऊपर है, जिसको वो ज्यादा प्रमोट भी करते हैं, हाँ सोशली दिखाते भी हैं कि सनातन धर्म के लिए हम ये कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतना बचा रहे हैं। तो ये भी एक मुद्दा है। नेशनल सिक्योरिटी भी है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के वाली चीजें है ना, उन चीजों को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा दिखाती है कि हम देश को प्रोटेक्ट करके वो कर रहे हैं। ठीक है, अब एक मेन टॉपिक है कि जैसे हमारे इंडिया में
काफी ये चीज चर्चा में रहती है कि उत्तर भारत की राजनीति और दक्षिण भारत की राजनीति, नॉर्थ और साउथ की राजनीति में बहुत अंतर है। जैसे आप देखेंगे साउथ में जो नेशनल पार्टीज हैं वो नहीं है और बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं पर नहीं आ पाती है। और हमारी नॉर्थ इंडिया की राजनीति और दोनों पॉलिटिक्स में तो बहुत अंतर है। बिल्कुल तो इसके बारे में शाश्वत आप थोड़ा अच्छा से बता सकते हो हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल सर, जैसे भारत में जो उत्तर भारत की राजनीति है उसमें जो मेन राजनीति हिंदी हार्टलैंड की है, जिसमें हम देखते हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, जहाँ हिंदी बोली जाती है। और दक्षिण भारत में जो दक्षिणी भाषाएं की वो है, जैसे महाराष्ट्र देख लीजिए आप, महाराष्ट्र में भी रीजनल ये बात है। जैसे आप शिवसेना देख लीजिए, भाषा का वो भले वहाँ बीजेपी जीतती है लेकिन वहाँ की जो बीजेपी पार्टी है वो हिंदी को वो नहीं करती। जैसे अभी परसों एक डिबेट हुई थी कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना है, अभी सितंबर में हुई थी, तो वहाँ की जो महाराष्ट्र की जो देवेंद्र फडणवीस है उन्होंने बोला नहीं मराठी है, क्योंकि उनको वहाँ की वोट लेने हैं। तो वहाँ की यूनिट कुछ और बोल रही है केंद्र की। अच्छा, जैसे आपने कहा कि तमिलनाडु और जैसे तमिलनाडु स्टेट और उत्तर भारत की जो राजनीति क्या फर्क है, हाँ केरल की, तो केरल में अगर आप देखोगे तो केरल में हमेशा दो पार्टियां स्विच करती हैं शुरुआत से लेकर आज तक। केरल एक कम्युनिस्ट स्टेट है, साम्यवादी कम्युनिज्म को मानते हैं। वहां हमेशा सीपीआईएम, जो भी सीपीआईएम की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, और कांग्रेस की सरकार बनती है। डीएमके भी तो थी, डीएमके तमिलनाडु में। अच्छा, हाँ डीएमके और एक जयललिता की थी, हाँ एआईएडीएमके, वो डीएमके का एक फैक्शन है जो अलग पार्टी बनी है, डीएमके से टूटकर बनी थी। तो डीएमके और एआईएडीएमके जो जयललिता की पार्टी है, ये दोनों पार्टियां स्विच करती हैं। एआईएडीएमके जो जयललिता की पार्टी है उसके साथ बीजेपी का गठबंधन रहता है हमेशा। अभी 21 में चुनाव हुए थे, अगले साल भी चुनाव होंगे तमिलनाडु में, तो आप देखना कि कांग्रेस और डीएमके का अलायंस होता है और बीजेपी और एआईएडीएमके का अलायंस होता है। मतलब ये दोनों रीजनल जो सेंट्रल पार्टीज हैं, कांग्रेस और बीजेपी, अकेले दम पे नहीं चलते कभी भी तमिलनाडु में, क्योंकि वहां की रीजनल पॉलिटिक्स है। डीएमके बनाम एआईएडीएमके, क्यों? क्योंकि उनकी अपनी द्रविड़ पॉलिटिक्स है, लैंग्वेज पॉलिटिक्स है। उनको हिंदूवाद या जो राहुल गांधी का जो तथाकथित अपना है उनका कि हम ये हटा देंगे वो हटा देंगे, या बीजेपी का है, उनको उससे मतलब नहीं है। उनको मतलब है केवल क्षेत्रवाद से। भाषा उनके लिए मेन है। वहां से वो कितनी मेहनत कर लें, अभी वो मैं समझता हूँ कि अकेले दम पे नहीं चल पाएंगे। बीजेपी जैसे अकेले दम पे कई राज्यों में जीती मोदी सरकार के बाद 2014 के बाद, जहां वो जीत भी नहीं सकती थी। उड़ीसा में जीती पिछले साल पहली बार। नवीन पटनायक का कितने 40-50 साल का सीएम था वहां, नवीन पटनायक जी 70 के दशक से, वहां उन्होंने हटाया। बंगाल में बीजेपी नहीं जीत पाई आज तक, शायद से अभी 26 में जीत जाएगी, ममता बनर्जी ने बहुत वो कर रहा है। क्योंकि बात वही आती है, बंगाल भी एक नॉन हिंदी स्टेट है, बंगाली स्टेट है, तो वो हमेशा रीजनल पार्टी को ही वोट देते हैं। ये इसका फैक्ट है। तो मतलब जो साउथ वालों का इन्फ्लुएंस है वो लैंग्वेज को लेकर है, बिल्कुल लैंग्वेज को लेकर, जबकि क्षेत्रवाद को आगे रखते हैं, आगे नेशनल। बिल्कुल, जबकि आप देखोगे साउथ इंडिया में उत्तर भारत से ज्यादा हिंदू धर्म माना जाता है। वहां की कभी निकासी देखो, वहां का हिंदू धर्म का जो प्रिजर्व है ना, हमसे ज्यादा है उत्तर भारत से। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य आए, इस्लामिक सल्तनतें आई, तो उन्होंने यहाँ को मिक्स कर दिया। साउथ इंडिया में जो हम देखते हैं भरतनाट्यम हो गया, जो हमारा शास्त्रीय संगीत, बड़े मंदिर बहुत सारे वहां, बिल्कुल विष्णु मंदिर है, वो करता है। शास्त्रीय संगीत क्या होता है? क्लासिकल म्यूजिक हिंदू धर्म का है, वो वहीं के लोगों को ज्यादा आता है। लेकिन उनके लिए मेन क्या है? रीजनल भाषा, तमिल उनके लिए मेन है। तो ये चीज है कि आपने जो कहा कि उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति। अच्छा, दूसरा इसमें जैसे कुछ छूट गया था, जैसे हमने कहा कि केंद्र, जैसे निखिल भाई ने बोला कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उनका अपना एक मुद्दा होता है हमेशा। जैसे हर स्टेट का अपना और सेंट्रल गवर्नमेंट होता ही है। हम कह रहे थे सेंट्रल स्टेट तो देखो पूरे देश को एक लेके चलेगा, उसके लिए अलग अलग वो चीज नहीं है। लेकिन जो स्टेट उनके अपने मुद्दे होते हैं, हरियाणा में कोई और मुद्दा हो सकता है, बिहार में अलग हो सकता है, यूपी में अलग हो सकता है, उत्तराखंड में अलग हो सकता है, हिमाचल में अलग हो सकता है। तो उत्तराखंड में जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ अभी जो लोकल चीज है वो ये है कि यहाँ कल्चर की बात है। अब भाजपा तो अपने हिंदुत्व के मसले चल रही है, उनके लिए सारे सनातनी भारत के एक हैं, चाहे वो किसी भी कल्चर से आए, मराठी, बंगाली, वो सब हिंदू है उनके लिए। लेकिन उत्तराखंड में हम जैसे देख रहे हैं कि बाहर के लोग आते हैं, हरियाणा, यूपी, क्या वो हिंदू नहीं है? वो भी हिंदू है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए संस्कृति वाला मुद्दा आ गया, जैसे साउथ में। तो ये स्टेट और केंद्र की जो खींचातान है वो चलती रहती है। यहाँ की जो रीजनल पार्टी यूकेडी अक्सर कहती है कि कितने साल तो भाजपा ने रूल कर लिया, कितने साल कांग्रेस ने कर लिया, दोनों राष्ट्रीय पार्टी है, अब हमें क्षेत्रीय पार्टी उसको मौका दीजिए। अब उनका स्लोगन ही बन चुका है 2027 के लिए। तो ये चीजें केंद्र उसकी चलती हैं। इसमें एक और चीज है, जैसे 2018 में चुनाव हुआ था, मुझे याद है अभी भी, राजस्थान में। तो क्योंकि मैं चुनावों को ज्यादा नजदीक से देखता हूँ, तो 2018 में चुनाव हुआ था, उसमें वहां के लोगों ने एक स्लोगन बनाया कि मोदी तुझसे बैर नहीं पर वसुंधरा तेरी खैर नहीं, क्योंकि वहां वसुंधरा राजे की सरकार थी। और उसके 6 दिसंबर में वहां चुनाव हुआ और अप्रैल में यहाँ केंद्र सरकार का लोकसभा चुनाव था, 4 महीने का फर्क था।
तो जब वहां एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं सत्ता विरोधी लहर उस सरकार के खिलाफ बहुत थी, तो कांग्रेस को लगा कि यार ये हारेंगे तो केंद्र में भी हार जाएंगे, लेकिन जनता ने बोला नहीं, केंद्र में तो हम भाजपा को देंगे, लेकिन यहाँ हम वसुंधरा राजे को हराएंगे। और कांग्रेस को उन्होंने अशोक गहलोत को लाया। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि वही जनता, वो अपनी अपनी बात होती है। दिल्ली में देख लीजिए आप, 2015 से लेकर अभी 25 तक केजरीवाल की सरकार थी, 10 साल, 15 से 20, 20 से 25, इतने सालों में हमेशा जितने भी लोकसभा चुनाव आए वहां बीजेपी के सांसद चुने गए, जिसमें मनोज तिवारी मेन थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वहां केजरीवाल को हरा दे। केजरीवाल को वहां की जनता स्टेट में चुनती थी और केंद्र के जो एमपी होते थे वो बीजेपी की चुनती थी। तो जनता का माइंडसेट स्पष्ट है कि उन्होंने केंद्र में किसको चुनना है, राज्य में किसको चुनना है, क्योंकि केंद्र के मुद्दे अलग हैं। लोगों के बिल्कुल, उनको पता था कि भाई ये भी कि मोदी जी का एजेंडा सही है, उनकी नीयत सही है, बिल्कुल। पर वो प्रांतीय जो नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, अब उनको पता था नहीं कि दिल्ली जैसे राजधानी है तो यहाँ के लिए केजरीवाल अच्छा है अब इस साल तक, क्योंकि अब तो हार गए केजरीवाल जी। और केंद्र में उनको पता था कि भाई मोदी जी हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या बना लेगा सरकार के अंदर, वो रीजनल पार्टी है, तो इसलिए उन्होंने बीजेपी को चुनाया। जनता को पता होता कि कहाँ राज्य की अलग राजनीति है, केंद्र की अलग राजनीति। कुल मिला के जनता अपना वोट सोच समझ कर ही देती है। बिल्कुल, अपने उसके साथ। ठीक है, तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हम लोगों ने जो चर्चा करी उस हिसाब से आप देखें कि राजनीति सिर्फ एक सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये हम सबके विचारों की दिशा भी तय करती है और हमारे समाज की एक सोच भी बनाती है। क्योंकि जरा आप सोचिए, फिर आप सवाल करिए इस टॉपिक पे, समझिए कि देखिए राजनीति एक्चुअल में, राजनीति को समझना ही असली नागरिकता है। और इसी हिसाब से हम लोग अगर देश के बारे में सोचेंगे, मुद्दों के बारे में सोचेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हमारी अपनी सोच तो डेवलप होगी, हमारे देश के प्रति हमारा एक व्यू भी तय करती है चीज़। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले एक नए एपिसोड में नए मुद्दों के साथ, सच्ची बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।